मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। जब ये प्रोडक्टिव माइनॉरिटी देश छोड़ के चली जाएगी तो ये मुफ्त के सपने कौन पूरे करेगा? इतना पैसा खर्च किस लिए हो रहा है? उन लोगों के लिए जो एक सस्ती झाड़ू और एक कपड़े धोने वाली साबुन की टिकिया में बिक जाते हैं। Mamata Banerjee, a completely bizarre remark where she refuses to even step down as Bengal's chief minister. যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। जो पैसा नई मिसाइल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और देश की सिक्योरिटी की रिसर्च में लगना चाहिए था, वो पैसा नेता सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए फ्रीबीज में उड़ा रहे हैं। It has stated that enforcement agencies have recovered inducements worth 1072.13 crore rupees that are meant to influence voters. ये 510 करोड़ रुपए का नंबर एक अजीब सा दलदल है। ये अमाउंट बड़ा है या छोटा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ईमान बेच रहे हो या खरीद रहे हो। बंगाल तो बस एक एग्जाम्पल है। मैं असल में उस फ्रीबीज कल्चर का पोस्टमार्टम करके आपको इलेक्शंस की असलियत बताऊंगा। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, बीजेपी जीत चुकी है। अब अगर तुम आज से ये क्लेम कर रहे हो कि बंगाल का चेहरा बदल जाएगा या डेवलपमेंट की बारिश होगी, तो बॉस तुम्हें पॉलिटिक्स की जीरो समझ है। इस बात में कोई दौराय नहीं है कि टीएमसी ने पूरे बंगाल की ऐसी तैसी कर रखी थी और कुछ नया टेस्ट करने की जरूरत थी। डेवलपमेंट का क्लेम काम होने के बाद किया जाता है, पहले नहीं। दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज का यही पैटर्न है, पहले बड़े बड़े वादे करो और फिर उन्हें भूल जाओ। प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम जनता होकर भी इन वादों को पहले से ही सच मान लो, तो देश का बचा कुचा सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा। बीजेपी की इस जीत का कोई लॉजिक है या नहीं, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाले सालों में वादे पूरे होते हैं या नहीं। हिंदू मुस्लिम वाला एंगल और बीजेपी बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचा लेगी, ये वाला एंगल एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है, उसकी बात फिर कभी करेंगे। लेकिन आज असली बात करते हैं फ्रीबीज कल्चर की। चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बीएसपी हो या सीपीआई हो, इलेक्शन आते ही सब मुफ्त की रेवड़ी बांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि जनता को ये ही चाहिए। आज की मेरी ये वीडियो इन एक ही थाली के चट्टे बट्टों की हार या जीत पे नहीं है। असल में इलेक्शंस के नाम पे देश में कुछ ऐसा हो रहा है जो इस भारत देश को, इस देश को अंदर से खोखला कर रहा है। इन वेस्ट बंगाल इलेक्शंस का एक सच है, 510 करोड़ का सच, और अगर तमिलनाडु का भी मिला दूं तो हजारों करोड़ से ज्यादा का एक सच, जो सोना, ड्रग, ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ है और इलेक्शन से भी। बंगाल तो बस एक फ्रेश एग्जांपल है। मैं असल में उस फ्रीबीज कल्चर, यानी कि ये जो मुफ्त की रेवड़ीज का ये पूरा इकोसिस्टम है ना, इसका आज पोस्टमार्टम करके आपको इलेक्शंस की असलियत बताऊंगा। ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे भारत को अंदर से दीमक की तरह खा रही है। सबसे पहले उस टिप ऑफ द आइसबर्ग से शुरू करते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए जमीन पे ये इलीगल तरीके से जो खेल चल रहा है आजकल, उसका डेटा क्या कहता है, पहले वो समझते हैं। अगर हम ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियली रिलीज्ड फिगर्स देखें तो नंबर्स एक्चुअली डरावने हैं। 2026 के इन बंगाल इलेक्शंस में ECI ने 510 करोड़ से ज्यादा की सीजर्स की है। 510 करोड़, भाई इतने की तो जरूरत भी नहीं थी, इससे तो बहुत ज्यादा सस्ते में बिकती है इस देश की जनता। ये 510 करोड़ का नंबर ना एक अजीब सा दलदल है। अगर तुम एक आम इंसान की नजर से देखोगे तो लगेगा कि इतने में तो पूरे शहर की किस्मत बदल जाए, पर सिस्टम की नजर में ये सिर्फ एक एंट्री पास है। ये अमाउंट बड़ा है या छोटा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप ईमान बेच रहे हो या खरीद रहे हो। एक तरफ तो ये पहाड़ जैसा पैसा है, पर दूसरी तरफ हमारी शान देखो कि इतने बड़े देश को चलाने वाले लोगों की कीमत इतनी कम है। असली मजा तो तब आता है जब तुम ज्यादा वाले फैक्टर को साइड में रखकर रियल पिक्चर देखते हो। हमें लगता है 510 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, पर जरा सोचो इतना पैसा खर्च किसके लिए हो रहा है? उन लोगों के लिए ना, जो एक सस्ती झाड़ू या कपड़े धोने वाली साबुन की टिकिया देखकर पिघल जाते हैं, जो तुच्छ सी चीजों में बिक जाते हैं और अपना वोट पलट देते हैं। मतलब हमारी जनता का स्टैंडर्ड इतना लो है कि उन्हें सेट करने के लिए भी किसी को इतने 100 करोड़ फूंकने पड़ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए आपने सोने के सिक्के दे दिए। मैं तो इस बात से शॉक्ड हूं कि हमारे पॉलिटिकल मार्केट में वैल्यू फॉर मनी तो बचा ही नहीं है। जो वोट एक साबुन की टिकिया देके मिल सकता है, उसके लिए इतना बड़ा बजट एलोकेट करना पड़ रहा है। इससे बड़ा सरकाज़म और क्या होगा लोकतंत्र पे? सही में इतने सस्ते लोगों के लिए इतना महंगा खेल खेलना अपने आप में एक आर्ट है। हम लोग गरीबी का रोना रोते हैं, पर इलेक्शन आते ही वही अनपढ़ जनता इतनी कीमती हो जाती है कि 510 करोड़ भी कम पड़ने लगते हैं। ये पैसा शीजर्स में पकड़ा गया है, तो सोचो जो डिलीवरी हो गई होगी उसका लेवल क्या होगा। हमारी जनता का ईमान साबुन के झाग जैसा है, एक बार पानी डाला और साफ। पर सोचने वाली बात यह है कि जनता इतने सस्ते में बिकती ही क्यों है? क्योंकि उनके पास अपना कुछ है ही नहीं, ना कोई स्किल,
ना खुद का कोई प्लेटफॉर्म जहां से वो अपनी आवाज रख सके, ना खुद की कोई कमाई। जब इस देश में लोगों की अपनी स्किल, खुद की कमाई और खुद की आवाज होगी, तब कोई नेता हम लोगों को 1,500 रुपए में नहीं खरीद सकेगा। एंड 2026 और आगे आने वाले सालों में कंटेंट क्रिएशन ही वो अकेली ऐसी स्किल है जहां तुम अपने बॉस हो, किसी सरकार या किसी और के मोहताज नहीं। पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे 5 करोड़ से ज्यादा वीडियोस अपलोड होती हैं हर दिन। ऐसे में अगर तुम्हें ये नहीं पता कि एल्गोरिदम काम कैसे करता है और तुम्हारी रील्स सिर्फ कुछ हजार व्यूज पर ही अटक के क्यों रह जाती हैं, तो तुम कभी एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाओगे। इसलिए 1000 करोड़ से ज्यादा व्यूज, 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स और 6 सालों की मेरी लर्निंग और एक्सपीरियंस को मैं इस कोर्स में पैक करके आपको दे रहा हूं, जिसका नाम है कंटेंट क्रिएटर्स चीट कोड्स। इस कोर्स में मैं आपको प्री रिकॉर्डेड लेसन वीडियोस में बताए गए चीट कोड्स के साथ साथ एक्सक्लूसिव कंटेंट क्रिएटर्स की कम्युनिटीज एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आपके सोशल मीडिया अकाउंट का लाइव पोस्टमार्टम प्लस इन डेप्थ एनालिसिस मेरे साथ 1-on-1 वीडियो कॉल पे करने को मिलेगा, जिसमें मैं फिगर आउट करके आपको बताऊंगा कि आपका अकाउंट ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। ये कोर्स 10 मई संडे को सुबह 10 बजे लॉन्च हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट 1000 लिमिटेड सीट्स के लिए स्पेशल अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, जिसका कूपन कोड आप अभी के अभी नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की मदद से professorofhow.com वेबसाइट पे जाके अपना ईमेल और व्हाट्सएप नंबर डाल के क्लेम कर सकते हो। 10 मई को सुबह 10 बजे फटाफट अपने उस कूपन कोड का इस्तेमाल करके मेजर डिस्काउंट पाओ और मेरे चीट कोड्स का इस्तेमाल करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स को इजीली पछाड़ सकते हो। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। सी यू ऑन 10th में। हाँ, लगभग 2021 के मुकाबले 50% का जंप आया है शेयर्स में। मतलब नेताओं को समझ आ गया है कि जनता की लॉयल्टी पिछली बार से 50% ज्यादा सस्ती हो गई है। बंगाल में अकेले 27 करोड़ से ज्यादा का कैश पकड़ा गया है और बंगाल तमिलनाडु मिलाकर 41,000 लीटर से ज्यादा की दारू पकड़ी गई है। वाह, मतलब पूरे स्टेट्स नशे में धुत होकर बटन दबाने को तैयार बैठे हैं। दारू पिलाओ और वोट खरीदो। और हद तो तब हो गई जब यूथ को टारगेट करने के लिए ड्रग्स बांटे जा रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स की लॉयल्टी खरीदने के लिए सोना दिया जा रहा है। जिन इन्फ्लुएंसर्स को तुम फॉलो करते हो ना, उनका ईमान सोने के चंद टुकड़ों में तुला हुआ है। सोच समझ के इन्फ्लुएंसर्स की बातों पे भरोसा किया करो, इंक्लूडिंग मी। और हाँ, तुम्हें लगता है ये 510 करोड़ बड़ा नंबर है? नहीं भाई, ECI की 2700 टीम्स ने जो पकड़ा है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली पैसा तो लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। पॉलिटिशियंस के लिए ये डेमोक्रेसी नहीं, एक मंडी है जहां आम अनएजुकेटेड, लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्रिटिकल थिंकिंग वाली जनता लाइन में खड़े होकर अपना दाम लगवाने के लिए रेडी है। लोगों का वोट अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, एक कमोडिटी बन चुका है जो एक साबुन की टिकिया या एक क्वार्टर दारू में बिक जाता है। अब जरा इस टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात की गहराई को समझो। ये जो 510 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा है ना, ये सिर्फ दिखावा है। असल खेल तो वो है जो जनता की आंखों के सामने होते हुए भी उन्हें दिखता नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक खचाखच भरी हुई ट्रेन में TTE ने सिर्फ एक बिना टिकट वाले पैसेंजर को पकड़ लिया हो। बाकी के हजारों जो बिना टिकट मजे कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उनका क्या? सोचो, अगर 2700 टीम्स ने दिन रात एक करके सिर्फ इतना पकड़ा है तो वो कितना पैसा होगा जो रात के अंधेरे में गलियों के नुक्कड़ पर और पर्दा नशीन गाड़ियों में आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। अगर पकड़ा गया अमाउंट 510 करोड़ रुपए है तो जो नहीं पकड़ा गया वो इसका कम से कम 5 से 10 गुना ज्यादा होगा, मतलब हजारों करोड़ रुपए। ये पैसा जनता के वोट की कीमत है जो नेताओं ने पहले ही डिसाइड कर ली है। जनता को लगता है वो देश चुन रही है, पर असलियत में जनता सिर्फ एक मंडी का हिस्सा है जहां उनका सौदा हो चुका है। लेकिन असली डर की बात इलीगल कैश या शराब की बोतलें नहीं है। असली बर्बादी तो तब शुरू होती है जब ये पूरा करप्शन का नंगा नाच लीगल बन जाता है। जब नेताओं को पता चल जाता है कि जनता को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कोई लेना देना है ही नहीं, उन्हें सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए, तब वो इलेक्शंस को एक इन्वेस्टमेंट समझने लगते हैं। ये हजारों करोड़ जो आज बांटे जा रहे हैं ना, कल वही नेता इस जनता की खाल खींचकर वसूल करेगा। पर जनता तो खुश है ना, एक साबुन की टिकिया और एक क्वार्टर मिल गया, हो गया काम अपना, और क्या चाहिए। अब असली मजा यहाँ से शुरू होता है। इलीगल कैश पर तो पुलिस रेड मार देगी, पर उस लीगल रिश्वत का क्या जो मैनिफेस्टो के नाम पर जनता की थाली में परोसी जा रही है। ये मैनिफेस्टो कल्चर पॉलिटिक्स को एक ऐसी गंदी रेस बना चुका है जहां सबसे नीचे गिरने वाला ही सबसे ज्यादा जीतता है। बंगाल का हाल देख लो। TMC ने लक्ष्मी भंडार स्कीम में करोड़ों महिलाओं को 1,500 से 1,700 रुपए देने का वादा किया है, जिसकी टोटल कीमत साल की 40,000 करोड़ से ऊपर है। लेकिन हिपोक्रेसी की हद तो तब होती है जब अपोजिशन इसे काउंटर करने के लिए सीधा 3,000 रुपए का दाव खेल देती है। डबल धमाका। अगर बीजेपी का ये वादा पूरा हुआ तो इसका खर्चा साल का 70 से 75,000 करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा। ये वही लोग हैं जो 2022 में रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, पर आज जब कुर्सी खतरे में है ना, तो वही रेवड़ी डबल अमाउंट करके बांटी जा रही है। इन नेताओं के लिए जनता सिर्फ एक कैलकुलेटर, एक नंबर है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट के खजाने पर कितना लोड पड़ रहा है या जनता का फ्यूचर कितना बर्बाद हो रहा है। उन्हें बस ये पता है कि जनता की सोच 1,500 और 3,000 रुपए के बीच में अटकी हुई है। ये कोई वेलफेयर नहीं है, ये जनता के ही टैक्स के पैसे से जनता का ईमान खरीदने की लीगल साजिश है। और जनता इतनी बड़ी गंवार है कि इस पर तालियां बजा रही है। किसी के अकाउंट में बिना किसी शर्त के 3,000 रुपए थूक देना वर्सेस एक नया अच्छा हॉस्पिटल बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यूं ही किसी के अकाउंट में रुपए डाल देना मेडिकल सपोर्ट थोड़ी ना होती है। ये कौन सी नई मेडिकल साइंस है भाई कि किसी के अकाउंट में पैसे डाले और बीमारी गायब। ये कोई फैसिलिटी नहीं है।
ये स्ट्रिक्टली एक वोट बैंक इकोनॉमिक्स है जिसमें जनता की अकल का तो 100% जनाजा निकल चुका है। और सबसे बड़ा मजाक तो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर इलेक्शन कमीशन रात के अंधेरे में बांटी गई दारू और कैश पर इतनी स्ट्रिक्ट है तो दिन के उजाले में मैनिफेस्टोस के जरिए दी जा रही इस खुली रिश्वत को क्यों नहीं रोकती? क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट सो रहा है? असलियत ये है कि ईसीआई एक टूथलेस टाइगर बन के बैठी है क्योंकि कानून ने ही उनके हाथ बांध रखे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a जो जनता को फ्री स्पीच का हक देता है वही इन नेताओं को झूठ बोलने और लालच देने की आजादी भी तो देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बालाजी जजमेंट में साफ कह दिया था कि मैनिफेस्टोस में फ्री बीज का वादा करना करप्ट प्रैक्टिस में नहीं आता। मतलब कोर्ट की नजर में ये रिश्वत नहीं बल्कि एक डेमोक्रेटिक प्रॉमिस है। तो टेक्निकली नेता अपने मैनिफेस्टो में चांद तारे तोड़ने का वादा भी लिख देना तो उन्हें कोई रोकने वाला है नहीं। जनता के लिए ये हक है, पर इनके लिए ये जनता को उल्लू बनाने का एक लीगल रास्ता है जिसमें जनता खुद खुशी खुशी फंस रही है। तो मतलब बेसिकली रूल बुक का फायदा उठाया जा रहा है। और अगर कोई सुनने वाला ये सोच रहा है ना कि ये तो सिर्फ बंगाल का या एक दो स्टेट्स का नाटक है, तो जरा पूरे इंडिया के मैप को देखो। ये कैश फॉर वोट की बीमारी पूरे देश में पेंडेमिक की तरह फैल चुकी है। अब डेटा देखो और अपनी आंखें खोलो। 2025-26 में इंडिया के 12 स्टेट्स महिलाओं को अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स दे रहे हैं और इन 12 स्टेट्स का टोटल कमिटमेंट पता है कितना है? 1,68,040 करोड़ रुपए हर साल। इस अंधेर नगरी में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है जिनकी स्कीम कुछ 46,000 करोड़ रुपए है। फिर कर्नाटका 28,600 करोड़ और मध्य प्रदेश 18,600 करोड़ पर बैठा है। पर असली झटका अब लगेगा। इन 12 स्टेट्स में से 6 स्टेट्स तो ऑलरेडी रेवेन्यू डेफिसिट में है। मतलब जेब पहले से खाली है, रेगुलर खर्चा चलाने का पैसा नहीं है, पर लोन ले रहे हैं और मार्केट से कर्जा उठा रहे हैं। और ये बोरो किया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है? सीधा लोगों के अकाउंट में, ताकि नेता अपना अगला टर्म फिक्स कर सके। कर्जा देश पे चढ़ रहा है और मजा नेता और जनता जैसे भिखाऊ लोग ले रहे हैं। अब जरा इस 1,68,000 करोड़ के नंबर की असलियत को समझो। ये पैसा इंडिया के DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजट का 6 गुना से भी ज्यादा है। DRDO का पूरा साल का बजट है 26,800 करोड़ के आसपास और फ्री बीज के नाम पर 1,68,000 करोड़ बांटे जा रहे हैं हर साल। सोचो, जो पैसा नई मिसाइल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और देश की सिक्योरिटी की रिसर्च में लगना चाहिए था, वो नेता सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए फ्री बीज में उड़ा रहे हैं। और इस गुंडागर्दी का ट्रेंड देखो। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में ECI ने करीब 1,200 करोड़ का माल पकड़ा था, जो 2024 आते आते 10,000 करोड़ क्रॉस कर गया। मतलब सीधा 8 से 10 गुना जंप। ये तो सिर्फ वो इलीगल माल है जो पकड़ा गया, पर जो लीगल रिश्वत बांटी जा रही है उसका तो कोई हिसाब है ही नहीं। जब कोई पॉलिटिशियन बिना स्टेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बस खैरत बांटने लगता है तो उसका मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट इतना गंदा होता है कि पूरी इकोनॉमी का जनाजा निकल जाता है। अब तुम लोग पूछोगे कि स्टेट्स जब पहले से ऑलरेडी डेफिसिट में हैं, बैंक खाली हैं, तो ये 1,68,000 करोड़ रुपया आ कहां से रहा है? किसी की जेब तो कट रही होगी ना। हाँ, कट रही है, और जेब कट रही है इस देश की प्रोडक्टिव माइनॉरिटी की। इंडिया में मुश्किल से 2 से 2.5% लोग डायरेक्ट इनकम टैक्स भरते हैं। बाकी 97.5% जनता तो इनकम टैक्स से बाहर है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एग्जांपल ले लो, जो साल के 15 लाख कमाता है और उसमें से 2 लाख उसके टैक्स में चले जाते हैं। उस बेचारी की मेहनत का पैसा नेता उन लोगों में बांट देते हैं जो फ्री की रेवड़ी के चक्कर में लाइनों में खड़े हैं। जनता को लगता है कि ये एक हेल्प है। भाई, ये हेल्प नहीं है, ये देश के सबसे मेहनती लोगों के साथ में मजाक है। अब होता क्या है, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वो 2 लाख का हार्ड अर्न्ड टैक्स एक्चुअली 5 से 7 लोगों की मंथली लक्ष्मी भंडार या लाडली बहन जैसी स्कीम्स को फंड करने में निकल जाता है। बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। ना ढंग का पब्लिक हेल्थ केयर, ना सेफ एनवायरनमेंट। वो बेचारा एसेंशियली एक मिल्क काउ यानी कि एक दूधारू गाय बन के रह गया है, जिसे ये सड़ियल सिस्टम बस दिन रात ड्रेन कर रहा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जनता जाए और ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ द ईयर का झुंझुना ले और फिर ऑफिस से घर आते वक्त गाड़ी के पेट्रोल पे 50 से 55% टैक्स अलग से भर के आए, क्योंकि सरकार को आगे मुफ्तखोरी बांटने के लिए जनता का खून भी तो चूसना है ना। ये बेसिकली एक लो IQ पॉलिटिक्स है यार। बस एक छोटे से प्रोडक्टिव ग्रुप से पैसा निचोड़ो, दूसरों को रेवड़ी की तरह बांटो और इनका वोट खरीद लो। यहाँ तुम लोगों को स्मार्ट वेलफेयर और माइंडलेस फ्रीबीज के बीच का डिफरेंस समझाना पड़ेगा, वरना तुम लोग सोचोगे मैं वेलफेयर के खिलाफ हूँ। मैं वेलफेयर के खिलाफ नहीं हूँ, पर वेलफेयर ढंग का होना चाहिए। सिंगापुर का CPF मॉडल देखो, वहाँ लोगों की इनकम का एक हिस्सा सेव होता है और गवर्नमेंट उसको हेल्थ केयर और रिटायरमेंट में यूज करती है। या स्वीडन को देख लो, वहाँ टैक्स हाई है पर बदले में हर सिटीजन को एब्सोल्यूट फ्री और प्रीमियम एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलता है। मतलब सोसाइटी को कोई रियल वैल्यू मिल रही है। इंडिया की तरह नहीं कि बिना किसी शर्त के, बिना कोई एसेट बनाए बस वोटर के अकाउंट में डायरेक्ट कैश थूक दिया। इस तरह से पैसा बांटना एसेंशियली इकोनॉमी के लिए आत्महत्या का नोट लिखने जैसा है। नेता खुद तो डूबेंगे ही, साथ में उन लोगों को भी ले डूबेंगे जो असलियत में इस देश का पहिया चला रहे हैं। पर इन्हें क्या है? इन्हें तो बस अगले इलेक्शन की कुर्सी दिख रही है। सोचो, कर्जा लेकर फ्री पैसा बांटने का एंड रिजल्ट क्या होता है। ये देखने के लिए
ही है ना, हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। द श्रीलंका वार्निंग हमारे बिल्कुल पड़ोस में है। 2022 में क्या हुआ वहां? श्रीलंका कंप्लीटली बैंकरप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस जीतने के लिए हैवी टैक्स कट्स दिए और बिना सोचे समझे फ्री सब्सिडीज बांटी। 2019 में उनका पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो 91% के आसपास था, जो 2021 आते आते 119% पे पहुंच गया और अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने सोवरेन डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। और अब इंडिया के स्टेट्स का क्या हाल है? अगर हम एनके सिंह FRBM कमेटी की रिपोर्ट देखें तो स्टेट लिमिट्स 20% होनी चाहिए, पर आज की डेट में इंडिया के 16 स्टेट्स 30% का डेंजर मार्क क्रॉस कर चुके हैं। 16 स्टेट्स। पंजाब का हाल तो सबसे डरावना है, उनका रेशियो 46% पे है, यानी FRBM कमेटी की रिकमेंडेड लिमिट का दुगने से भी ज्यादा। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है कि एक स्टेट कितना कर्जा यानी कि कितना डेट ले रहा है उसकी पूरी कमाई यानी कि जीडीपी के मुकाबले। अगर कोई महीने का 10,000 कमाता है और कर्जा उसके ऊपर 8,000 का है तो उसकी हालत टाइट है। यही सेम लॉजिक स्टेट्स पे भी अप्लाई होता है। इंडिया में एनके सिंह FRBM कमेटी ने बोला था कि स्टेट्स का कर्जा इनकी कमाई का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि इकोनॉमी सेफ रहे, लेकिन असलियत यह है कि आज 16 स्टेट्स ने इस 30% के डेंजर मार्क को भी क्रॉस कर दिया है। पंजाब तो 46% पे बैठा है, जो FRBM की 20% वाली सेफ लिमिट से दुगने से भी ऊपर है। स्टेट लिमिट एक तरह की लक्ष्मण रेखा है जो सरकार को हद से ज्यादा उधार लेने से रोकती है। अगर ये रेखा टूटती है तो समझ लो स्टेट एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गया है जो कभी ना कभी फटेगा ही फटेगा। अब तुम लोग सोचोगे कि इतना पैसा जा कहां रहा है? सिंपल है, नेता लोग इलेक्शंस जीतने के लिए फ्री बी कल्चर चला रहे हैं। वोट पाने के लिए बिना सोचे समझे फ्री बिजली, फ्री कैश और भारी सब्सिडीज बांटी जा रही हैं। डेवलपमेंट हो नहीं रहा। इस फ्री के चक्कर में सरकार के पास खुद का पैसा बचता नहीं है तो वो बाहर से और कर्जा लेती है। जब कमाई कम और खर्चा ज्यादा हो, वो भी मुफ्तखोरी वाला, तो डेट अपने आप बढ़ने लगता है। ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि आज के 1,500 रुपए देने के लिए सरकार भविष्य का कर्जा लेती है। इससे होता यह है कि नए फ्लाईओवर्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने के लिए पैसा नहीं बचता, क्योंकि सारा पैसा तो पुराने कर्जे का ब्याज भरने में चला जाता है। धीरे धीरे स्टेट की साख यानी कि क्रेडिट खत्म होता जाता है और वो बैंकरप्सी की तरफ बढ़ने लगती है, जैसा श्रीलंका के साथ हुआ। इंसानों का दिमाग थोड़ा अजीब है। इससे साइकोलॉजी में हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें आज मिलने वाला 1,000 रुपया ज्यादा प्यारा लगता है उस हॉस्पिटल से जो 5 साल बाद बनेगा। अब यहाँ सोचने वाली बात तो ये भी है कि अगर कोई दिहाड़ी मजदूर है जिसको अगले हफ्ते का राशन नहीं पता, या फिर अगर कोई हाउसवाइफ है जो डेली एक्सपेंस से परेशान है, अगर कोई लीडर उसके घर आके उसको फ्री का 1,500 रुपया देगा तो वो क्यों नहीं लेगी भाई? I mean, उस आम वोटर की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में उसकी क्या गलती है? एक आम आदमी जिसके घर में आज चूल्हा जलने की दिक्कत है, वो कभी भी लॉन्ग टर्म विकास नहीं देखता, वो सिर्फ आज का फायदा देखता है। नेताओं को जनता की इसी कमजोरी का पता है और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। नेता लोग जानते हैं कि अगर वो स्कूल या फैक्ट्री लगाएंगे ना तो उसका रिजल्ट आने में सालों साल लगेंगे, लेकिन अगर वो कैश बांट देंगे ना तो तुरंत वोट मिल जाएगा। इस लो IQ साइकोलॉजी का फायदा उठाकर वो जनता के बच्चों का फ्यूचर आज ही बेच रहे हैं। जब स्टेट कर्जे में डूबता है तो महंगाई बढ़ती है और जॉब्स खत्म हो जाती हैं, और आखिर में वही फ्री का पैसा जनता से टैक्स के नाम पे दुगना करके वसूल लिया जाता है। इतने में नेता की अपनी कुर्सी पक्की हो चुकी होती है। जब बिना काम किए मार्केट में पैसा फेंकोगे तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई वही रहेगी। रिजल्ट इन्फ्लेशन। आज जो 1,500 रुपए जनता को लॉटरी लग रही है ना, कल उसकी वैल्यू 800 भी नहीं बचेगी, क्योंकि दूध से लेकर तेल तक सब महंगा हो जाएगा। जनता ने अपना वोट नहीं बेचा, जनता ने अपनी खरीदने की शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर को बेच डाला है। और देखो दुनिया क्या कर रही है। दुनिया AI और स्पेस टेक में बिलियंस फेंक रही है और हम अपनी GDP का सिर्फ 0.7% रिसर्च में डालते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी पैसा तो जनता जैसे फ्री लोडर्स को बांटने में चला जाता है ना। जनता को आज का मुफ्त का चावल चाहिए, पर देश का फ्यूचर गया तेल लेने। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जनता अब एक सिटीजन नहीं बची, जनता सिर्फ एक बेनिफिशियरी बन गई है। सिस्टम ने जनता को भिखारी समझ लिया है जिसे थोड़ा सा कैश देकर चुप कराया जा सकता है। जब तक जनता फ्री रेवड़ी के पीछे भागेगी तब तक आने वाली जनरेशन नौकरी के लिए नहीं बल्कि अगले 1,500 रुपए के लिए ही लाइन में खड़ी रहेगी। जनता को लगता है वो सिस्टम को लूट रही है, पर असलियत में सिस्टम जनता की डिग्निटी और जनता के बच्चों का फ्यूचर लूट रहा है। सुधर जाओ वरना इन्फ्लेशन कच्चा चबा जाएगा। सोचो उन 2-3% टैक्स पेयर्स के बारे में जो इस पूरे सर्कस का खर्चा उठा रहे हैं। जब उन्हें देखेगा कि उनकी मेहनत का पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर या इनोवेशन में नहीं बल्कि वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो इस देश में क्यों रुकेंगे? ब्रेन ड्रेन कोई कहानी नहीं है, ये उन लोगों का साइलेंट प्रोटेस्ट है जो इस देश के फ्रीबीज कल्चर से थक चुके हैं। जब ये प्रोडक्टिव माइनॉरिटी देश छोड़ के चली जाएगी तो ये मुफ्त के सपने कौन पूरे करेगा? फिर आएगा असली झटका, डेट ट्रैप कोलैप्स। पॉलिटिशियंस को जनता के पेट की फिक्र नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। अपनी सीट की फिक्र हद से ज्यादा इसलिए है क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि इस देश में अगर एक बार बंदा MP, MLA या मिनिस्टर बन गया तो उसके जिस लेवल के मजे, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, अय्याशी है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब टैक्स भरने वाले चले जाएंगे तो ये फ्री कैश लाने के लिए सरकार कर्जा ले लेगी, और जब डेट का बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम वेनेजुएला की तरह कोलैप्स कर जाएगा। तब जनता के हाथ में 1,500 रुपए तो होंगे, पर एक ब्रेड के पैकेट की कीमत 2,000 हो चुकी होगी। तब किससे मांगोगे फ्री रेवड़ी?
और असलियत यही है कि इस दुनिया में फ्री जैसा कुछ नहीं होता। हर मुफ्त की चीज के पीछे किसी ना किसी का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ होता है। आज जनता मुफ्त का पैसा लेकर और वोट देकर खुश तो हो रही है, पर असलियत में उनके बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। खैर, इस वीडियो पे क्लिक करके समझो कि इंडियंस रिवर्स को पॉल्यूट करने के लिए इतने एडिक्टेड क्यों हैं।